मनोज यादव साहब, अब क्या होगा आपकी यादव पॉलिटिक्स का, क्योंकि मोदी साहब ने एक MY समीकरण दे दिया है, मोदी यादव समीकरण। अब मनोज यादव जी, सुल्तानपुर के दामाद को पहले बधाई तो दे दीजिए। रिश्ते से तो आपके जीजा जी लगे, अगर हम वो पुराना वाला रिश्ता जो हम उत्तर प्रदेश में जोड़ते हैं उसके हिसाब से। नहीं, मैं ये मान सकता हूं कि आप उनको जीजाजी मान सकते हैं, कोई उनको अपना रिश्तेदार मान सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी भी व्यक्ति का अगर भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया है तो उसको बहुत बधाई। और यादव मुख्यमंत्री कोई पहली बार नहीं, यादव मुख्यमंत्री इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 2004 से 5 के बीच में मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर को बनाया था। आप जानते हैं, वो तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी थे, उनका क्या हश्र हुआ। तो ये असल में भारतीय जनता पार्टी, दीपक भाई, लोगों को प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रही है, बल्कि अपने ही जो स्थापित नेता हैं, कहीं वो नरेंद्र मोदी जी के जो रिकॉर्ड हैं मुख्यमंत्री रहने के और उनके जो रिकॉर्ड है, कहीं उनसे बड़े नेता ना हो जाएं, ये उपाय करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। अरे वो रिकॉर्ड तो तोड़ चुके हैं, रमन सिंह भी तोड़ चुके हैं, शिवराज जी भी तोड़ चुके हैं भाई। मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, 18.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप सुनेंगे तो सुनिए। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि उसी भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को भी बनाया था। विनय कटियार कौन थे, जिनके पूरा विमर्श पर भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चला, सत्तासीन हुई, आज वो कहाँ है? आपको पूछना चाहिए उमा भारती जी के साथ क्या हुआ, कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ। असल में जो भारतीय जनता पार्टी है, पूरा देश और पूरे देश के नेता और बहुजन ये जानता है कि अब इस देश को बहुजनों का नहीं बल्कि मोदीमय किया जा रहा है। इसलिए करा जा रहा है कि चूंकि एक व्यक्ति का राज चले, कहीं भी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था न रहे। अब जिन विश्वविद्यालयों में गांधी पढ़ाए जाते थे, डार्विनवाद पढ़ाया जाता था, उन विश्वविद्यालयों में अब मोदी जी की फोटो लग रही है। यूजीसी जो पाठ्यक्रम बनाता था, लोगों को पढ़ने के लिए कहता था, वही यूजीसी कह रहा है कि अब सिर्फ मोदी जी के साथ सेल्फी लो और दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे भूखमरी भरा देश भारत है। जी आपका माइक ठीक कराना है मनोज भाई, आपके माइक में लगातार हम का साउंड आ रहा है। मैं फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं एक बात कह के जाऊंगा भाई, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी रिश्तेदार हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, तो वहां परिवार वाले यादव को ही कुर्सी मिलती है। उत्तर प्रदेश में भी परिवार वाला यादव कुर्सी पाता है, बिहार में भी परिवार वाला यादव कुर्सी पाता है। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला से आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। परिवार वाला यादव, यहां बिना परिवार वाला यादव है, संघ परिवार वाला यादव है। समझिए मनोज यादव जी, 1 मिनट, आपका माइक ठीक हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। जी दीपक जी, सबसे तो पहले मुझे इस बात की प्रसन्नता और इस बात के लिए बधाई दूंगा कि हमारे कुशभवनपुर के दामाद को जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सामान्य परिवार का व्यक्ति, बाल्यकाल का स्वयंसेवक, छात्र आंदोलन से आया हुआ व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा व्यक्ति, 3 बार का विधायक, 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री और अब मुख्यमंत्री पद का, तो एक पूरा जो है 4 दशकों का एक विचार दर्शन के साथ का प्रवास जिस व्यक्ति का रहा है, ऐसे कार्यकर्ता को सुअवसर देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने और नेतृत्व ने किया है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और इसी तरह का जो है हमारे जो तीनों मुख्यमंत्री हैं, वो सामान्य सारे जो है बाल स्वयंसेवक काल से सारे संगठन के विविध दायित्वों का निर्वाह करने वाले, और जो है सब उसमें से जिसको चयन कर लिया विधायक दल ने, उसके नाम पर सहमति बन जाना और नेतृत्व द्वारा उसको स्वीकार लिया जाना, यह सिद्ध करता है कि आप राजनीति में आए हैं, सेवा करेंगे तो जन सेवा के लिए सुअवसर देने का दायित्व जो है वो स्वयं जो है नेतृत्व स्वीकारता है। ऐसे में जो है मुझे लगता है हर पक्ष के लिए, हर दल के लिए इससे आदर्श ग्रहण करने का जो है सुअवसर है। लेकिन अब जो है जिन दलों में आप कल्पना नहीं कर सकते कि अखिलेश सिंह यादव जो हैं वो शिवपाल जी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, वहां पुत्र ही जो है वंश का जो चिराग है वही जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। और जिन चाचा ने उनको पाला, उन चाचा को भी अपमानित होकर जो है पार्टी से बाहर जाने की स्थिति पैदा हुई, अलग पार्टी बनाने की स्थिति पैदा हुई। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव के बहुत सारे, आपको तो याद है रंजन यादव उनके गुरुजी हुआ करते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद देने की बात आई, देवेंद्र प्रसाद यादव, राम लखन यादव, तमाम जो है यादव समाज के बड़े कद्दावर नेता, बड़े विद्वज्जन, बड़े अनुभवी नेता, उन सबको छोड़कर राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों मंत्री बनाए गए। तो एक जगह है
कि एक परिवार के बाहर कुछ ना जाने पाए, और एक जगह है कि सामान्य कार्यकर्ता को भी न्याय मिले, उसको भी जो है सत्ता के संचालन का दायित्व मिले। तो दोनों में तो अंतर है। अब उसके बाद भी जो है अगर वंशवाद के चिराग की आराधना करने वाले अगर उसमें छिद्रान्वेषण करते हैं तो उनकी छिद्रान्वेषी वृत्ति जो है उसका भी अभिनंदन है। ठीक है, सीधे चरण सिंह जाफरा साहब के पास चलते। चरण सिंह जाफरा साहब, आपका सबसे बड़ा नैरेटिव 2024 के चुनाव में जाति जनगणना, उसको इस सिलेक्शन के आधार पर मोदी जी ने एक तरह से धता बता दिया है। दूसरा आपका जो सबसे बड़ा नैरेटिव है कि मोदी इकलौते हैं, वही अकेले फैसले लेते हैं। ठीक है, नेता हैं, फैसले लेंगे। अब उससे आगे मैं आऊं, आप बोलते हैं कि देखिए किस तरह से सरकार चल रही है, यहाँ तो महंगाई है, यहाँ बेरोजगारी है। एक मिनट, कुछ नया बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, सुनाता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को रहेंगी भजनलाल जी, राजस्थान की जनता के लिए भजनलाल जी। ठीक है, भजनलाल जी कह रहे थे कि देश की प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे, मोती डूंगरी मंदिर से निकले हैं। चरण सिंह जाफरा साहब, आपका जवाब, जाति जनगणना मुद्दा फुस हो गया है और भ्रष्टाचार का मुद्दा चिपक गया है, परिवारवाद को कैसे हटा पाएंगे? क्योंकि आपके यहाँ जितने परिवार हैं उतनी ही पार्टियां। जरा भी नहीं। मैं दीपक जी आपको ये कहना चाहूंगा कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है वो निश्चित रूप से वो ज्वलंत मुद्दा है और वो मुद्दा जारी रहेगा। ये इस तरह से नहीं होता कि 3 राज्यों के अंदर अगर हमारी सरकार नहीं आई है तो कोई मुद्दा खत्म हो गया है। मुद्दा पूरे देश का है, मुद्दा 3 राज्यों तक का सीमित नहीं था ये मुद्दा। और इन 3 राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो हमने 40% वोट जो है वो हमारा सिक्योर रखा है। और अगर 4 राज्यों के आप मतदान पैटर्न को देखेंगे तो 10 लाख वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा आई है। तो कहने का तात्पर्य छोटे में ये है कि ये मुद्दे जो हैं ये पूरे देश के मुद्दे हैं। और दूसरे मुद्दे भी जो हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान उत्पीड़न का मुद्दा है, या किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा है, या किसानों को C2+50% जो भाजपा की सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है, या फिर दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं ये 2024 के भी मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दे खाली 3 राज्यों के नहीं हैं, ये मुद्दे पूरे देश के हैं। तो आपके मन में अगर ये है कि ये 3 राज्यों के साथ ये मुद्दे खत्म हो गए तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक राज्य तेलंगाना हमने जीता भी है, और वो भी हम 19 सीटों से लेकर के हम 64-65 सीटों तक गए हैं हम वहां पर। तो ऐसा कतई नहीं है कि 3 राज्यों में आपको 10 लाख वोट ज्यादा मिले जाफरा साहब? मुद्दा ये नई जानकारी है मेरे लिए। आपको कहां 10 लाख वोट ज्यादा मिले इन 3 राज्यों में? 4 राज्यों की अगर आप वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट जो है वो ज्यादा मिले हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से कह रहा हूं। और मैं नेताओं की बड़ी तारीफ करता हूं चरण सिंह जाफरा साहब, और खास तौर से आप जैसे नेताओं की। 4 में से 3 हार गए, फिर भी 10 लाख वोट ज्यादा दिखा रहे। कोई बात नहीं चरण साहब, चलता है, टीवी पे कुछ भी बोला जा सकता है। हाँ ठीक है, नहीं टीवी पे कुछ भी नहीं, आंकड़े हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आंकड़े निकाल के आपको दिखा दूंगा अगर ऐसा है तो। अगर मुझे नहीं पता था कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी नहीं है सर, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी हूं। खैर आप दिखा दीजिए ना मुझे, आंकड़े दिखा दीजिए, कहां आपको 10 लाख वोट ज्यादा मिले? फिर ऐसे तो हम भी पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ना है कि इसी पे रहना है? नहीं, दिखा दीजिएगा मुझे 10 लाख वोट कैसे ज्यादा मिले 4 राज्यों में। और जहां तक हाँ कोई बात नहीं दिखा। जहां तक आपने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी यहां पर खत्म हो जाता है या भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस पर आ रहा है, तो कतई ऐसा नहीं। हमने कहा है कि भाई अगर वो साहू जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, अगर उनके यहां से कुछ पैसा पकड़ा गया है तो वो उसका जवाब देंगे, वो उत्तर देंगे उसका कि ये कहां से पैसा आया और क्यों पड़ा हुआ पैसा है, क्या वो लेजिटिमेट पैसा है या इलेजिटिमेट पैसा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सारी कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेवार है, ये तो देश भी जानता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यह भी उत्तर देना पड़ेगा, जो कानपुर के अंदर पीयूष जैन के पास में 200 करोड़ के करीब पैसा पकड़ा था, वो पीयूष जैन कहां है? फिर आपको यह भी उत्तर देना पड़ेगा कि कर्नाटका के अंदर विरूपक्षा के घर से जो 10 करोड़ रुपए कैश पकड़ा था तो उसका क्या हुआ? ईडी ने उसके आगे कोई उत्तर नहीं दिया। फिर येडुरप्पा के पास में जो येडुरप्पा के ऊपर केस हुए थे, रेड्डी ब्रदर के ऊपर केस हुए थे, या फिर अडानी की मुंद्रा पोर्ट पर किस तरह से वहां पर ड्रग्स उतरते हैं, कितने ड्रग्स उतरते हैं, 20,000 करोड़ के ड्रग वहां पर पकड़े भी गए थे। ये तमाम सारी बातों का जवाब तो भारत